Hello guys, welcome back to our channel. Hey guys, welcome back to our channel. I hope you are doing well. सभी लोग अपनी स्वास्थ्य और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो अंग्रेजों का आगमन हो रहा था भारत में उसको कवर कर लिया था और जो ब्रिटिश शक्तियाँ थी उसका उदय किस प्रकार हुआ था भारत में उसको हम लोगों ने कवर किया था। तो ब्रिटिश शक्तियों का जो उदय हो चुका था भारत में, तो इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में गवर्नर जनरल या गवर्नर बन के या वाइसराय बन के जो भारत में भेजे गए थे, उनके अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें उसको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो हम लोग घटना चक्र की जो किताब है, जो घटना चक्र की किताब है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, घटना चक्र को देख रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, सही कथन क्या है। सही कथन क्या हमें पहचान करनी है। कहता है जन प्रशासन की नींव जो थी किसने रखी थी, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय जो है क्लाइव को दिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत जो सिद्धांत था उनका उस पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि, ठीक है, इसमें समृद्धि लाए के लेके आया था। यानी सबसे पहले बात की जाए कि जो इनके इम्पोर्टेंट जो थे कौन कौन से थे, तो सबसे पहले कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग जिसको माना जाता है कि इसने क्या की थी, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद में कहा जाता है अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का सबसे पहले क्या होता है, बेस तैयार किया जाता है। तो बेस तो किसने तैयार किया था, ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। यानी अब क्या है, ये मान लीजिए तो ये, ठीक है, जो इसका क्या था कि जो मेन बिल्डिंग थी इसको किसने बनाया था, तो इसको कौन बनाया था, कार्नवालिस ने बनाया था। किसने, तो कार्नवालिस जो होता है ये बना रहा होता है, कार्नवालिस बना रहा होता है। और ठीक है, फिर क्या कहता है कि जो इनकी मजबूती, कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसकी मजबूती को धारण करती है। अब बिल्डिंग जो होती है उसकी मजबूती, जो उसकी बिल्डिंग में जो प्रयोग किया जाने वाला सरिया सीमेंट होता है उसको वो होता है। तो जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य के लिए कौन होता है, सैनिक और सैनिक सुधार मतलब कार्य होता है। तो सैनिक का कार्य कौन कर रहा था, तो ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, सी के कौन हो जाएगा, क्लाइव हो जाएंगे। क्लाइव को इसका श्रेय दिया जा रहा था। और इसको अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन जाती है तो उसको क्या होता है, अच्छे से सजाना होता है, यानी रंग रंग उसको रंग करना होता है, यानी पेंटिंग करनी होती है, पेंटिंग की जाती है। तो ये सब काम कौन कर रहा था, उसकी समृद्धि लाने का काम कौन कर रहा था, तो ये लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने किया था। डलहौजी जो थे वो कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से मतलब दे सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, सही कथन की हमें पहचान करना है। तो कहता है बंगाल का पहला गवर्नर जो था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। फिर कहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। वही कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके आगे बात करें तो कहता है घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम की बात कर रहा है। तो क्या है, सबसे पहले बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या हुआ था, 1764 में हो रहा था, 22 अक्टूबर 1764 में। जो क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ 1765 में। क्लाइव जो था दोबारा से भारत में लौट के आया था 3 मई 1765 में, और इसी के अंतर्गत नेतृत्व में इलाहाबाद की संधि कर रहे थे। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जो थी 1765 में ही की गई थी। आगे क्या था, वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल जो बनाया जाना था, कब बनाया गया था, 1774 में बनाया गया था। आगे क्या कहता है, आगे कहता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। क्लाइव क्या था, बहुत सारे युद्ध जो था भारत में लड़ा था। जो निर्णायक युद्ध माना गया था बक्सर का युद्ध 1764 में, यह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, एक क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। आगे बात की जाए, कहता है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, जब बनारस का विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो राजा चेत सिंह जो थे इन्होंने बनारस विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। अगला कहता है कि बंगाल में द्वीप
द्विशासन प्रणाली या द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहा है कि किसके द्वारा लागू किया गया था। तो किसके द्वारा लागू किया था, जो रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया गया था। आगे क्या कहता है, अगला क्या है, एक कथन दिया गया और उसका कारण दिया गया है, तो हमें पहचान करना है कि कौन करेक्ट है कौन गलत है। कहता है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग इसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जॉन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अगला उसका कारण बोलता है कि कारण क्या होगा कि वॉरेन हेस्टिंग जो था स्वयं एक उद्भट विद्वान था और तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो सही क्या है कि दोनों कथन तो अपने आप में सही है, ठीक है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं, सही स्पष्टीकरण भी दे रहे होते हैं। आगे बात करते हैं, कहता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जो एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थापना हुई थी इस समय, इसकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। अगला कहता है स्वच्छा प्रकोष्ठ की नीति की संबंधित है, किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है क्या, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो था, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। लागू किसने किया, क्लाइव जो था, क्लाइव ये लागू कर रहा होता है और समाप्त कौन कर रहा था, वॉरेन हेस्टिंग कर रहा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा अभी स्टार्टिंग के लिए। आगे बात करते हैं, कहता है वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, किसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर किया गया था, मुकदमा चलाया गया था। आगे बात की जाए सुमेलित करना है, तो क्या है, एक तरफ क्या है, युद्ध दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी घटनाएं दी गई हैं। तो कब से कब की बात कर रहा है, तो क्या है, पहला कहता है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ, और इसी के साथ में 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संध हो रही थी। आगे कहता है सहायक संत प्रणाली अपनाया गया था 1798 ईस्वी में, किसके द्वारा अपनाया गया था, ये लॉर्ड बेलोजली के द्वारा अपनाया गया था। आगे कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, 1833 में। 1813 में क्या गया था, चीन के साथ व्यापार और अफीम की जो व्यापार था इसको रोक, इस पे एकाधिकार का बना हुआ था। आगे कहता है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का मार्ग जो था वो खोला गया था। कब खोला गया था इसकी बात कर रहा है, तो ये 1813 में खोल दिया गया था। आगे बात करते हैं, कहता है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, किसने स्थापना की थी न्यायिक संगठन की, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने न्यायिक संगठन की स्थापना की और इन्होंने कॉर्नवालिस कोड की स्थापना मतलब अपना बनाया था। आगे बात करते हैं, कहता है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेंटेंट जो थे सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया, किसके द्वारा किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आगे क्या कहता है, अगला कहता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत की स्थापना की स्थानीय प्रतिनिधि, यानी कंपनी का जो शानो शौकत थी कंपनी बहादुर की, इसकी स्थानीय प्रतिनिधि जो था वो कौन था, तो जो दरोगा का पद होता था, ये कंपनी बहादुर के रूप में इनको जाना जाता था, जो कंपनी के शान शौकत जो होती थी उसको उसका प्रतिनिधित्व करते थे स्थानीय रूप से। आगे बात की जाए तो कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसका कब्र कहाँ पे बनाया गया था, तो ये गाजीपुर में बनाया गया था। आगे कहता है और यही एकमात्र जो गवर्नर था, ठीक है, या गवर्नर जनरल, उसका कब्र जो था ये भारत में स्थित है। आगे कहता है 1802 की जो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, अंग्रेज के और बाजीराव सेकंड के मध्य में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, सबसे पहला मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे,
इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सहायक संघ प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्या है, सहायक संघ को क्रियान्वित जो किया था, किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने क्रियान्वित किया था। आगे क्या कहता है कि सहायक संघ प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो जो निजाम थे, कौन से, हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने सबसे पहले स्वीकार किया था क्या, सहायक संघ प्रणाली को। इसके आगे क्या बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद, मैसूर, यानी हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलोजली के साथ सहायक संघ प्रणाली जो थी, उसमें सहायक संघ करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले कौन किया था, हैदराबाद ने किया था, दूसरे नंबर में मैसूर ने, फिर तीसरा अवध है, चौथा कौन है, सिंधिया थे। सिंधिया ने सबसे आखिरी में तैयार किया था और हैदराबाद ने सबसे पहले किया था। आगे कहता है सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी, 1815 में हुई थी। नेक्स्ट क्या है, कहता है सुगौली की संधि अगर पूछे किसके मध्य हुई थी, तो ये किसके मध्य हुई थी, अंग्रेजों और नेपाल के मध्य में हुई थी। आगे कहता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये अवध के नवाब थे। आगे क्या कहता है यानी यहाँ पे एक नोट बना के दिया हुआ है कि यदि प्रश्न में वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछे तो हैदराबाद, यानी राज्य की बात करें तो हैदराबाद है, और जब नवाब की बात करता है तो कौन थे, अवध का जो नवाब है, इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, कहता है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया था। किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी शुरुआत की थी। आगे क्या है, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संघ प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था, क्या था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करवाना था या करना था। आगे क्या है, कहता है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा, किसके समय में कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था, इसने सहायक संघ प्रणाली के माध्यम से भारत में जो ब्रिटिश पताका था इसको फहरा के रखा था। अब इसलिए माना जाता है कि इसने जो किया था ये, और लॉर्ड डलहौजी, इन दोनों ने भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको समृद्धि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्या कहता है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग जो था, इसके समय में आंग्ल और नेपाल युद्ध हो रहा था, और इसी के बाद में आखिरी में क्या हुआ, सिंगौली का ये संधि हो रहा था, सिंगौली की संधि हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कहता है सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित कौन सा है, कहता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या था, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था, लेकिन संधि जो था क्लाइव ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल और नेपाल के जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, कहता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, कहता है सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, कब से कब तक रहे, 1820 से 1827 ईस्वी तक एक गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट कहता है तथा कथित कुशासन के आधार पे कहता है कि अगर किसका प्रशासन का विलय कर लिया गया था तो अवध का विलय किया गया था। तो वही क्वेश्चन है, कहता है तथा कथित प्रशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे ये थे। आगे बात करता है, तो कहता है गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे, कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। अगला कहता है ठगों के दमन से संबंधित थे। ठगों का दमन किसने किया था, भारत में उसमें ठग होते थे जो दूसरे को ठगते थे, उसका दमन किसने किया था, कैप्टन स्लीमैन ने किया था। नेक्स्ट कहता है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो किसने लगाई थी, विलियम बेटिक ने लगाई थी। कब लगाई थी, तो ये 1829 में लगाया था। 1829 में विलियम बेटिक ने सती प्रथा पे पाबंदी लगा दी थी, यानी रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन यही कहता है कि विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी, कब समाप्त की गई थी, 1829 में समाप्त किया गया था। अगला क्या है,
अगला कहता है कि बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। कब रोका गया था? तो 1789 में क्या हुआ कि बंगाल से जो दास का एक्सपोर्ट किया जाता था, बंगाल से दास जो होते थे इनको भारत से अंग्रेज लेके जाते थे, इनको रोक दिया गया था। अगला कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कुप्रशासन के कारण हुआ था। यानी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे शासन की व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए इसका विलय कर लिया गया था। आगे कहता है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। अगला कहता क्या है? कहता है सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित क्या करना है? तो एक तरफ क्या है, राज्य दिए गए हैं जिसका विलय हुआ था, दूसरी तरफ टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो क्या कहता है 1849 में किसका? पंजाब का विलय कर लिया गया था। इसके अगर पूछे कि इसके आखिरी राजा कौन थे, तो वो थे दिलीप सिंह जो थे, ये आखिरी राजा थे जिसको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। फिर कहता है 1848 में कौन किसको किया गया था? सतारा का विलय किया गया था। 1856 में अवध का विलय किया गया। किस आधार पे? तो किस कुप्रशासन के आधार पे, कुप्रशासन के आधार पे इसका विलय किया गया था। अगला क्या है? कहता है 1855 ईस्वी में किसका? करौली का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कहता है बघात। बघात जो रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1850 में हुआ था। अगला कहता है वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। किसने की थी? तो डलहौजी ने की थी। इसने व्यापकगत जो कहते हैं कि व्यापकगत जो था, व्यापकगत विलय की नीति चलाई थी। अगर वहीं पे बेलेजली की बात की तो उसने सहायक संघ प्रणाली चलाई थी। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रूज रैमचे। भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, किसका नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी जो था इसका नाम जेम्स एंड्रूज रैमचे था। अगला क्या है? कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले सतारा का विलय हुआ, फिर संबलपुर का, और तीसरे नंबर पे झांसी का विलय हुआ। आगे बात की जाए, कहता है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। सिंध का विजय अंग्रेजों द्वारा किसके द्वारा किया गया था? कौन से अंग्रेज के द्वारा? तो लॉर्ड एल्बनबरो जो थे उनके समय में इसका विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में किया था। आगे बात की जाए तो कहता है जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो कौन थे? जेम्स आउटम जो थे, क्या थे कि ब्रिटिश रेजिमेंट रेजिडेंट थे ये अवध के। नेक्स्ट क्या है? कहता है भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या था कि भारत में पहली रेलवे जो थी लाइन उसको बिछाया गया था। आगे क्या कहता है? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। कब? कहाँ से हुआ था? बम्बई से थाने जो था यहाँ पे हुआ था। इसके आगे बात की जाए तो कहता है भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो 1853 ईस्वी में जिसकी शुरुआत हो रही थी। आगे कहता है वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। तो किसने प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो रेलवे थे उसके द्वारा शुरू किया गया था। यानी पहली रेल यात्रा प्रारंभ कहाँ पे किसके द्वारा की गई थी? कंपनी का क्या नाम था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो था इस कंपनी का नाम था। अगला क्या है? कहता है भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो ये 1853 में बिछाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्या है? कहता है वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। किसके समय में होता? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हो रहा था। आगे कहता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD जो था को 1845 से 55 के दौरान क्या था? स्वरूप प्रदान किया था। कहते हैं लॉर्ड डलहौजी ने प्रदान किया। आगे बात करते हैं, कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया जा रहा था। आगे बात करें तो कहता है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया था? इसको घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया गया था। आगे बात करें, कहता है भारत का प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। आगे क्या कहता है?
कहता है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? 1858 में की जो सामग्री की घोषणा थी, यानी जो इलाहाबाद की घोषणा पढ़ी गई थी कैनिंग के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे उत्तराधिकारी को गोद ले सकता है। और इसी गोद लेने के अधिकार के आधार पे ही अंग्रेजों ने इससे पहले क्या किया था? हड़प नीति शुरू की थी। नेक्स्ट क्या है? कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1877 ईस्वी में सामग्री भारत की सामग्री उस नियुक्त किया गया था। अगला क्या है? वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने जो थे, इन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है सही सुमेलित युग्म कौन सा है, इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था? इसने अस्थाई बंदोबस्त की भारत में शुरुआत की थी। लॉर्ड वेलीजली ने सहायक संघ प्रणाली को अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने इन्होंने व्यापकत्व का सिद्धांत अपनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 का विद्रोह जो था इसके समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या होता? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था। लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में क्या होता? 1829 में 17वां रेगुलेशन आया था। आगे बात करते हैं। कहता है अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1892 में इसको प्रारंभ किया गया था। कहता है पेशवाई को समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। सॉरी, ये 1700 क्या आ गया? ये 1792 होगा। आगे बात करते हैं। कहता है सही मिलान करना है, ठीक है। तो सही मिलान क्या है? कहता है सर जॉन शोर जो थे इनको निष्कासित किया था। लॉर्ड एल्विन बरो जो थे इन्होंने सिंध का विजय किया था और दास प्रथा जो था इसको समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया था। किस आधार पर किया था? कुप्रशासन के आधार पे, कुप्रशासन का आरोप लगा के इसका विलय कर लिया था। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो रहा था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आगे क्या कहता है? लॉर्ड डलहौजी क्या था? अवध का विलीनीकरण कर रहे थे। लॉर्ड डफरिन इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं। कहता है लॉर्ड विलियम बेटिक इन्होंने चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया था, ठीक है, इनके समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन जो थे इन्होंने द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना इनके समय में शुरू हुआ था। आगे कहता है राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संध की बातचीत की गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्कासता के नीति के साथ जुड़ा रहा, कौन था? जॉन लॉर्ड्स जो थे ये जुड़े रहे थे। आगे बात करते हैं। कहता है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड जो मेयो था इसके द्वारा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया गया था। आगे कहता है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कराया गया था। कब हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना कराया गया था। नेक्स्ट है, कहता है वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। क्या करने गया था? वो घूमने गया था, भ्रमण पे गया हुआ था। आगे कहता है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र यानी फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण किया था। किसने किया था? कौन सा जो गवर्नर जनरल था इसकी बात कर रहा है। तो कौन थे? वो लिंटन थे। अगला क्या है? अगला कहता है कि भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, सबसे लंबे समय तक यहाँ पे कार्यकाल किसका रहा? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे और लॉर्ड कर्जन थे। अगले कहता है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जो थी इसको सशक्त किया गया था। आगे बात करें तो कहता है इलवर्ड बिल विवाद का संबंध किससे? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित था। यानी इलवर्ड बिल का में कहा गया था
कि जो अंग्रेज होंगे ये अंग्रेजों का ही मुकदमा सुन सकते हैं, जबकि अंग्रेज और जो न्यायाधीश हैं ये भारतीयों का भी सुन सकते हैं, लेकिन जो अंग्रेजों का मुकदमा है सिर्फ वो कौन था, वो अंग्रेज ही सुनेगा, ना कि कोई भारतीय सुनेगा। आगे क्या कहता है, पहला है महिलाओं तथा बच्चों के कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम, यानी किसके द्वारा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा में किया गया था। आगे कहता है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, किसको, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे बात करते हैं। कहता क्या है कि सही सुमिलित करना है क्या, क्लाइव जो था इसने क्या था, बंगाल में दोहरा शासन लागू किया था, यानी द्वैध शासन लागू किया था, यानी द्वैध शासन जो था इसको लागू किया था। आगे कहता है विलियम बैटिक जो थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। चार्ल्स मेटकॉफ जो थे कौन से, प्रेस पर से जो प्रतिबंध हटाया गया था उसको, मतलब उसकी बात कर रहा है कि उन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया था। आगे कहता है लॉर्ड विलियम बैटिक ने क्या किया था, सती प्रथा जो था इसका निषेध किया था, इनको समाप्त किया था। कब, ये 1829 में समाप्त किया था। आगे बात करते हैं लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्वायत्त शासन की स्थापना की थी, मतलब स्वायत्त शासन जो था इनके समय में इसको स्वतंत्रता या फिर कह सकते हैं इसको महत्व मिला था। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905 में की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। आगे बात करते हैं। कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हो रही थी। आगे कहता है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। आगे कहता है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी, तो किसके द्वारा, जी के गोखले ने की थी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला कहता है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। आगे कहता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम क्या है। सही कालानुक्रम की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन पहले आए, उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद में लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये चौथे नंबर पे आए थे। आगे क्या कहता है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है, सही कथन की बात कर रहा है 1905 के। तो कर्जन ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत को इन्होंने बनाया था। आगे क्या है, कहता है फूट डालो और राजकों की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। इसके द्वारा कहा गया, तो ये लॉर्ड कर्जन बोल रहा था कि जो कांग्रेस है वो अपनी मृत्यु की या निर्धन की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे वो मतलब साइलेंट किलर की तरह हो रहा है, उसका किल हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसमें सहायक बनने की बात कर रहा था। नेक्स्ट है, कहता है कि वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल जो था, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था, तो कौन था, लॉर्ड मिंटो थे। और कब था, 1909 में क्या था, मिंटो क्या था, माले मिंटो और अधिनियम लाया गया था इसी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, कहता है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग जो थे ये कौन थे, यहूदी वायसराय थे। आगे बात कर रहा है, यानी मिलान करना है, तब क्या कहता है पीट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकत विलय का सिद्धांत किसने लाया था, ये डलहौजी लाए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिंटन के समय में लाया गया था। एल्बर्ट बिल रिपन के समय में ठगी का दमन किया था विलियम बैटिक के द्वारा। रिंग फेंस की जो रणनीति कौन था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा अपनाया गया था। आगे क्या कहता है, ब्रिटिश भारत
की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। आगे बात करते हैं, क्या है? मिलान करना है। कहता है चूक का सिद्धांत दिया हड़प नीति किसने अपनाया था? डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय में हुआ था। सामाजिक सुधार बेंटी के समय में हो रहा था। आगे क्या है? सही सुमेलित करना है या सही मिलान करना है। क्या है? कहता है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो था ये कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। आगे कहता है प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहाँ गया? हाँ, पहला ये सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ये है, तीसरा सेंटेंस ये है और चौथा सेंटेंस ये है। क्या है? कहता है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल यानी रेगुलेशन 1773 के अधीन जो उसको बनाया गया था वो कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्सिस्ट था। आगे कहता है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन कौन था? तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमचे या फिर जैसे डलहौजी कहा गया का अर्ल और मार्किस था। आगे कहता है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन लाया गया था कौन था? गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनी किनीनाडमांड मिंटो का अर्ल था। आगे क्या कहता है? कहता है गवर्नर जनरल सम्राट का प्रतिनिधि कब था? प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन बनाया गया था। किसको? तो आर्कीबाल्ड पर्सिवल बेवेल बाइकाउंट और अर्ल बेवेल को बनाया गया था। अगला क्या है? वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? कैनिंग के काल में शुरू किया गया था। यानी अभी तक हमने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल या उससे संबंधित जो भी चीजें हो रही थी डेवलपमेंट उसकी बात कर ली। अब आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। यानी अगर ये लोग भारत आए थे तो वहाँ पे भारत पे क्या इनका प्रभाव पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसकी बात करता है। ठीक है, तो आगे इसकी क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारतीय संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधि जो होम चार्जेस की संगठक थी क्या थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए आयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि होती थी। अगला क्या है? शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए दिया जाता है। आगे क्या कहता है? कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास हुआ, इसका कारण था क्या था? उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? कि जो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना था। यानी जो धनी वर्ग थे क्या करते थे? भू संपत्ति जो होती थी इसमें निवेश करते थे और उससे रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे। इसी कारण से उन्होंने उद्योगों में निवेश नहीं किया। अगला क्या है? कहता स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगला अस्थायी बंदोबस्त किया गया था कब? जमींदारों से किया गया था। आगे कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब? 1793 में। आगे क्या है? कहता है चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। आगे क्या कहता है?
यहाँ पे खाली स्थान भरना है। में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया जाता था। कब? 1885 के अंतर्गत दिया जाता था। अगला क्या है? कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के दौरान प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। कौन थे ये? थे अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ थे। यानी ये थे कौन थे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंदोबस्त को भारत में लागू कर रहे थे। आगे कहता है सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे वो कौन थे? वो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। आगे बात करते हैं तो कहता है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। कहाँ पे? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। आगे क्या है? कहता है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदो व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। कहाँ पे आरंभ की थी? तो ये मद्रास में आरंभ कर रहे थे सबसे पहले। आगे कहता है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ पे? तो दक्षिण में और पश्चिमी भारत में, यानी वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में। आगे क्या कहता है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है। क्या है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को आगे बात करते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है। क्या सही परिभाषा है? कहता है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला क्या है? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत जो था इसको प्रतिपादित किसने किया था? कौन था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। आगे क्या कहता है? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे कहता है सही कथन या सत्य कथन है ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अगला है भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। जी सुब्रमण्यम थे, अय्यर थे तथा आर.सी. दत्त थे। आगे बात करता है कहता है बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाड़े तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण ड्रेन थ्योरी जो थी यानी उसमें विश्वास नहीं था। किसका नहीं था? सर सैयद अहमद खान जो थे इनका विश्वास नहीं था। आगे क्या है? दो क्वेश्चन सेम है। कहता है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित हुई थी? कब हुई थी? 1901 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था। किस दल के उस पे? उदारवादी दल के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा था। आगे कहता है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी। क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था
कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आगे क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार व्यक्त किया था किसने, कार्ल मार्क्स ने विचार व्यक्त किया था। अगला है ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आगे क्या है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। आगे क्या है, कहता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन माना जाता है, तो कहते हैं सर आर्थर कॉटन जो है इनको अग्रदूत माना जाता है। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे, कौन थे, बेनियान थे या बनिया थे। आगे क्या है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। ये वाणिज्यीकरण जो था ये किसके हित में था, ये अंग्रेजों के हित में था, भारतीयों के हित में नहीं था। अगला क्या है कि वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता। क्या है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे पूरी तरह से। आगे कहता है यहाँ पे जो पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक हैं इनकी बात कर रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कल के लेक्चर में कवर करेंगे शनिवार को। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने दो चीज़ें कवर की है। पहला जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर या गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे ये कवर किया। दूसरा क्या था कि जो यानी इनकी पॉलिसी जो थी इसका क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी जो थी, इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा था, इस चीज़ को हम लोगों ने इसके अंतर्गत कवर किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि जो प्रमुख पत्रिकाएं थी या पुस्तकें थी और उनके संबंधित जो लेख थे ये इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।